वी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह हम लोग पढ़े हुए थे। थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़े हुए थे, मतलब डिकम्पोजिशन लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत सारे आए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। और उसमें कुछ रिएक्शंस जो हैं, CaCO3 का डिकम्पोजिशन होना, तो CaO। और याद रखना है कि इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी याद रखना है, खास करके उसका फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हम लोग देखे हुए थे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और डिकम्पोजिशन का यूज क्या, एप्लीकेशन क्या, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब फोटो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। देखिए, फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो फोटोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर कोई भी चीज अगर ब्रेक डाउन हो रहा है या तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि AgCl रखा हुआ है, तो AgCl का यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, AgCl सॉलिड है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द AgS सॉलिड और Cl2 गैस। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपको याद रखना कि कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू सिल्वर ग्रे। कलर का चेंजेस होता है क्या, व्हाइट से सिल्वर ग्रे, ठीक है। और यहाँ पे समझना ये है कि सिल्वर क्लोराइड इज अ फोटोसेंसिटिव एंड डिकम्पोज इनटू ग्रे सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड फोटोसेंसिटिव होता है, ग्रे सिल्वर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और क्लोरीन गैस क्या होता है, उसपे क्लोरीन गैस वहां से निकलता है। और ये एग्जाम्पल इसको बोलते हैं, दिस इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब AgCl को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा, इट विल डिकम्पोज। समझ में आ रहा है ना। तो अगर AgCl के साथ ये हुआ है तो इसका मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि AgBr के साथ भी वही चीज होगा, AgBr के साथ भी डिकम्पोजिशन होगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी सिल्वर हैलाइड्स हैं उनका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो बॉटल बना हुआ है, बॉटल में क्या रखे हैं, दैट इज AgX रखे हैं। ये क्यों रखे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा सिल्वर का जितने भी हाइलाइट्स हैं उनको डार्क बोतल में हम क्या रखेंगे, डार्क बोतल में हम लोग स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो सनलाइट भाई साहब इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो डिकम्पोज कर लेंगे तो AgCl है मेरे पास, हो तो AgCl रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, सिल्वर और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देख रहे हैं किसके प्रेजेंस में भी हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो रहा है, इसको याद रखना है। और इसमें AgX है, AgX, X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। X क्या है, हैलोजन है। X रिप्रेजेंट हैलोजन। X रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन। हैलोजन मतलब एक एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हो गया फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज हैलोजन, तो आप बोलोगे एक्स होता है क्या, हैलोजन होता है, ठीक है। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कोई पूछेगा हैलोजन क्या होता है, बोलोगे एक्स होता है। एक्स का मतलब क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर हो गया, इसको लिख लो। आज थोड़ा सा कोर्स हम लोग थोड़ा आगे और ले जाके बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन AgBr के प्रेजेंस में ध्यान दीजिएगा, ये AgBr का कलर होता है येलो। AgCl का कलर क्या होता है, अभी हम देखें। AgCl का कलर होता है व्हाइट, व्हाइट से सिल्वर येलो। यहाँ पे भी देखिए कि येलो से क्या बन रहा है, ग्रे बन रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये काम हो रहा है। फोटो डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी होता है, हाइड्रोजन
पेरोक्साइड का भी फोटो डिकम्पोजिशन होता है। तो H2O2 अगर इसको हम रिएक्शन मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में लें H2O2 को, इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये बहुत ही अच्छा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, क्योंकि आप देखोगे कि H2O2 क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे वाटर भी क्या है, लिक्विड है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन क्या है, दैट इज इन द गैस फॉर्म। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या जरूरी है, देखिए इसमें क्या है ना कि अगर हम H2O2, इसका खासियत ये है कि H2O2 अगर 1 ml लेते हैं, मान लिया जाए, मतलब ये एक रिएक्शन है जो कि आप लोग अब बाद में पढ़ेंगे। 1 ml अगर H2O2 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग, ये दिख नहीं रहा है, इसमें दूसरा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, 1 ml अगर H2O2 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको कितना ml ऑक्सीजन मिलेगा पता है? 10 टाइम्स, मतलब 10 ml मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दिस मच ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द H2O2 व्हेन इट डिकम्पोजेस। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ाना है, समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ाना है तो वहां पे H2O2 डाल देंगे तो ऑक्सीजन 10 टाइम्स मतलब मिलेगा जितना आप H2O2 ले रहे हो। ये बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे, इसमें पीएचडी करने का अभी जरूरत नहीं है, बाद में आप लोग देखते रहना क्यों कैसे क्या होता है। ठीक है? और हम लोग क्या जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करेंगे, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं? एंडोथर्मिक। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। चलिए अब आगे बढ़े। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को देख चुके हैं। अब क्या आने वाला है आगे? कुछ नहीं, ये है देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना, दिख रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। फोटोलिसिस ऑफ HBr इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखो, HBr का यूज कहाँ पे होता है? HBr इज यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी पहले लोग करते थे, तो उसमें लोग HBr यूज करते थे फोटोग्राफी। समझ में आ रहा है ना? उसमें हम लोग HBr यूज करते थे। ठीक है, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ऑक्सीजन क्यों लिबरेट करता है? उसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है? वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो वाटर का ब्रेकडाउन अगर होगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है। ठीक है, ऑल दीज आर द साइकिल। आप पढ़ोगे बायो में, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो भी है एक साइकिल है ये। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल साइकिल बोल सकते हैं। ऑक्सीजन वहां पहुंचा ऊपर में, ऑक्सीजन हम लोग लिए, फिर वो क्या हो रहा है कि प्लांट के पास पहुंच रहा है, प्लांट से फिर हमारे पास पहुंच रहा है। तो बहुत तरीके से हम देख रहे हैं कि एक साइकिल चलता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी वही है कहानी। क्या कहानी है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी कलर्ड बोतल में रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जो है फोटोलिसिस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये सैनिटाइजर नहीं है ना? सैनिटाइजर में अल्कोहल रहते हैं। ठीक है, और घर में रह करके कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें बच्चे। बच्चे आजकल सैनिटाइजर से अल्कोहल निकाल रहे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो आगे, एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एडवांटेज क्या है? क्योंकि रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं उसका तो यूज होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन में देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, अल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सारे जो मेटल्स हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, पता है? तो
इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो मेटलर्जी में हम लोग यूज करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन सॉल्ट। हम लोग मेटलर्जी में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज करते हैं? हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस किसका करना है? सॉल्ट का करना है। उसको डिकम्पोज करके क्या बनाना है? मेटल बनाना है। ठीक है। मेटल क्लोराइड अभी जो इलेक्ट्रोलिसिस में देखे थे मोल्टेन NaCl क्या है, उसमें सोडियम निकल रहा है। मेटल मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड तो मेटल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? कैथोड में प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? कैथोड क्यों? क्योंकि कैथोड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। याद करो कि मैं बता चुका हूँ ये सब चीज। ये सारी चीज हम बता चुके हैं ना। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना? तो उसको याद रखना है कि आइसोलेशन ऑफ सम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का कुछ आइसोलेशन करते हैं। जैसे कोई हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो लार्ज स्केल में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से ध्यान देना है कि जब NaCl जो है, NaCl को जब तोड़ते हो तो याद रखना कि सोडियम कैथोड में आएगा तो क्लोरीन गैस कहाँ पे आ रहा है? एनोड में आ रहा है। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि क्लोरीन गैस भी मिल जा रहा है फ्री में। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलेगा? जैसे आप वाटर को आप हाइड इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन करोगे तो आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है। ये क्या लिखा हुआ है? एसिड्यूलेटेड वाटर मतलब है कि जो वाटर में एसिड डाल देना। ध्यान देना एक चीज की, एसिड नहीं डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। न्यूट्रल में रिएक्शन नहीं होता है। ये पूछना हमसे कभी भी क्यों सर, ऐसा क्यों कि एसिड में रिएक्शन, एसिड डालेंगे तभी रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या है? खाना हम लोग खाते हैं और खाना खाते हैं तो क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में जैसे फूड हम लोग खाए, राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब डिकम्पोज करेगा हमारे बॉडी में। ठीक है। उसको सिंपलर सब्सटेंस से बनाएगा। जैसे ध्यान देना है कि जो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो उनको तोड़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? उनको तोड़ना जरूरी है। जैसे शुगर हम लोग खाते हैं तो शुगर इज द कंपोस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। शुगर में कोई एनर्जी नहीं है। शुगर में खुद एनर्जी नहीं है। शुगर क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा तो ग्लूकोज से हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ना जरूरी है हमारे बॉडी में। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ना जरूरी है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं फिजिकली हम लोग तोड़ देंगे, बहुत आसान नहीं है। हमने ना उसमें कुछ एंजाइम्स लगते हैं, पार्टिकुलर टेम्परेचर लगता है। ठीक है। ये अमीनो एसिड ये सब क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं। 3 एडवांटेज लिख लोगे क्लास में या तो एग्जाम जब भी होगा तो फुल नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो भाई हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है कि क्या टूट रहा है क्या नहीं टूट रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कौन तोड़ रहा है क्या तोड़ रहा है। लेकिन ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है आगे। मतलब इफ यू गो थ्रू द केमिस्ट्री, खास करके मैक्रोमोलिकुलर केमिस्ट्री, वहाँ पे इंटरेक्शन जो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज तोड़ने के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम्स होता है, फ्रुक्टोज से एनर्जी जो भी है, मतलब कि शुगर को तोड़ने के लिए पार्टिकुलर एंजाइम्स होता है। तो याद करोगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि उनको दूध पचता नहीं है क्योंकि वो जो पार्टिकुलर एंजाइम्स क्या होता है उनके बॉडी से खत्म होना शुरू हो जाता है, तो उनको फिर गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, बूढ़ों को। अब देखो आगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे पहले। आगे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन जो होता है, दो रिएक्शन इन विच more active metal displaces less active metal। more active metal किसको डिस्प्लेस करेगा? less active metal को। या तो more active non metal displaces less active non metal। metal metal non metal non metal। metal हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा क्या? लो रिएक्टिव को।
और कैसे पता चलेगा मेटल है केस में? तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, यही है रिएक्टिविटी सीरीज। अब कोई बताएगा इसको याद कैसे किया जाए? ठीक है, ध्यान देना। हम इसको कैसे याद किए हैं, देखो, छोड़ो हटाओ उतना। एक मिनट, इसको हम ऐसे याद किए हैं सर। कैसे याद किए हैं देखो, इसको हम लिख दिए हैं पी एस सी। मैं, एक मिनट, मैं, ठीक है, मैं जी, ठीक है। यहाँ पे एक शायद एसएन होगा, उसको लिख लेना है, ठीक है। मतलब एसएन कहाँ पे होगा उसको लिख लेना है, मैजी, मैं जी टल, ठीक है। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, इसीलिए हमको पता चल जाता है ना, मैं जी। यहाँ पे क्या होगा, एसएन लिख ले हो यार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएन, ठीक है। नहीं लिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं एसएन, ठीक है। एसएन, मैं जी, एसएन से क्या हो जाएगा, टल, ठीक है। पीएससी मैजिटल, याद क्या रखना है, पीएससी मैजिटल एसएन। एफई और पीबी के बीच में क्या हो जाएगा, एसएन। समझ में आ रहा है ना, एसएन का मतलब क्या हो गया, एसएन का मतलब हो गया टीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेना है, समझ में आ गया ना। मतलब पीएससी मैजिटल हाउ कुड मेक सिल्वर गोल्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, पी एस सी मैं जी टल हाउ कुड, हाउ मतलब हो गया हाइड्रोजन, कुड मतलब हो गया कॉपर, हाउ कुड मेक मतलब हो गया मरकरी, सिल्वर, हाउ कुड मेक सिल्वर गोल्ड, ये है मंत्र। पीएससी मैजिटल यहाँ पे टिन लगा दीजिएगा लिखने के समय में, वो चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, इसको लिख लो, आराम से लिखो। सोडियम और मैग्नीशियम जरा देखो, सोडियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या लिखा है इसको समझोगे कि मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल। मोर एक्टिव मेटल कौन है, सोडियम, डिस्प्लेस किसको करेगा, मैग्नीशियम को, वो लेस एक्टिव है, बस इसी को समझना है। ये सब आप पढ़े हुए हो, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल्स आपको याद कैसे रखेंगे, पीएससी मैजिटल हाउ कुड मेक सिल्वर गोल्ड, ठीक है। बस 2 बार करोगे रिवाइज हो जाएगा क्लियर, है ना। एक बार लिख करके देखना, तो आज के आज ही क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़े, आप ये देखो, ये सब हमको लगता है कि पहले हम लोग स्टार्टिंग में ये सब किए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि जो एफी जो है, एफी क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो किसको डिस्प्लेस डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। कॉपर गेट डिस्प्लेस्ड, कॉपर की जगह पे कौन आ गया है, आयरन आ गया है। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना ये। तो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल्स, ये सारे रिएक्शंस आप लोग देखे होंगे थे। ब्लू कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ पे जो FeSO4 बना, दैट इज अ ग्रीन इन कलर, ये सब आपको एनसीईआरटी में होंगे, ठीक है। पहले भी कर चुके हैं इसको।
अब देखो यहाँ पे कि ये सारे जो रिएक्शन है आपको यहाँ से पता चल गया है कि कौन जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाई रिएक्टिव जिंक है, किसको रिप्लेस कर रहा है? कॉपर को। हाई रिएक्टिव पीबी किसको रिप्लेस कर रहा है? सीयू को। समझ में आ रहा है ना? तो अगर लो रिएक्टिव अगर रहेगा तो वो रिएक्शन नहीं देगा। लो रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेसेस द हाई रिएक्टिव मेटल्स। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द लेस एक्टिव नॉन मेटल बाय मोर एक्टिव नॉन मेटल्स। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये समझो कि क्लोरीन जो गैस होता है ना, क्लोरीन गैस बहुत रिएक्टिव होता है। क्लोरीन गैस क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। क्लोरीन गैस है। यहाँ पे देखो कि लेस रिएक्टिव कौन होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है। मोर एक्टिव मेटल यहाँ पे, मोर एक्टिव नॉन मेटल होगा यहाँ पे, इसको लिख लोगे, करेक्ट कर लोगे इसको। ठीक है। मोर एक्टिव नॉन मेटल वहां पे लिख देना। ठीक है। नॉन मेटल। और यहाँ पे क्या लिखोगे? लेस एक्टिव नॉन मेटल। ठीक है। मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस नॉन नॉन मेटल। ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है। इसका रिएक्टिविटी देखो, ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे तुम लोग। पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता है ना, तो ध्यान देना कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, मतलब कि पीरियोडिक टेबल से जैसे जैसे ऊपर जाओगे, खास करके हैलोजन वाले ग्रुप में, तो रिएक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन F2। समझ में आ रहा है ना? लिखोगे इसको। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F2, देन Cl2, देन Br2। ठीक है। देन I2। ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव जैसा रिएक्शन होता है। ठीक है। इसको याद रखना है कि रिएक्टिव ज्यादा होता है। कौन? फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयोडीन। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आगे। ठीक है। मतलब आप आगे जा करके आराम से लिख सकते हो। एक आध दो एग्जाम्पल है बस, ज्यादा कुछ नहीं। आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाथेसिस। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लोग देख चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि the reaction in which the two different atoms or group or atoms are displaced by other atom or group of atoms in which two compounds react with exchange of displacement ions। देखो यहाँ पे क्या होना कि डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले समझो कि क्या होता है कि वो पहले कोई भी कंपाउंड होता है, सॉल्ट होते हैं, तो वो क्या होंगे? आयंस में टूटेंगे। आयंस में टूटने के बाद ही क्या होंगे? स्वैप होंगे। मतलब आयंस में टूटने के बाद ही क्या होंगे? क्या होंगे? वो मूव करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जरा। ये भी, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। AB प्लस CD क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? A के साथ कौन आएगा? सोचो। A के साथ C और D में कौन आएगा? बताओ। ध्यान देना एक चीज, हमेशा याद रखना, A हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। तो B हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। तो A तो प्लस है, तो C क्या होगा? हमेशा प्लस होगा। D क्या होगा? हमेशा माइनस होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ए जो प्लस है, ए प्लस ऑलवेज कंबाइन विद द माइनस। तो सी में कौन है? सी प्लस है, और डी क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी। ये समझ में आया? और सी पहले क्या लिखे? देखो ध्यान देना, हमेशा याद रखना कि पहले कैटायंस लिखते हैं। कैटायंस पहले ए लिख दिए, उसके बाद क्या होगा? डी माइनस। अब बताओ क्या लिखे? बी सी लिखे कि सी बी लिखे? सोच के बताना। अब समझ में आया ये चीज?
पहले ए बी को तोड़ोगे ए प्लस और बी माइनस में, सी को तोड़ोगे सी प्लस और डी माइनस में। जब ए है, ए को हमेशा पहले कैटायन को हमेशा लेफ्ट साइड लिखोगे, तो डी माइनस टूटा है तो ए डी हो गया। अब सी डी में सी प्लस है तो सी प्लस किसके साथ जुड़ेगा, डी माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस साथ जुड़े तो क्या होगा, सी बी। ये कुछ बड़ा चीज नहीं था, मतलब यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि आपको दो टाइप का है, एक हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, उसके रिएक्शन एक बार देख लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक रिएक्शन एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, मेटाथेसिस। मेटाथेसिस का अलग से नाम रखा गया है, मेटाथेसिस, ठीक है, नाम है ये। नेक्स्ट, पहला कौन सा रिएक्शन था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था, याद है, ध्यान देना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। देखना कि मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं ना, प्रेसिपिटेशन होते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या समझने की बात है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, पहले जो रिएक्टेंट्स होंगे वो क्लियर होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट पहला और दूसरा, जो पहले रिएक्टेंट यहाँ पे कुछ डाला नहीं गया था तो क्या थे, ट्रांसपेरेंट थे। अब जैसे ही ऐड करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे कलर बनना शुरू होगा, दैट इज, इस कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द प्रेसिपिटेट। किसका बना है यहाँ पे, BaSO4 का क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो क्या है कि सोडियम है, सोडियम किस में टूटा है, Na प्लस में टूटा है, और यहाँ से Cl को स्वैप करके ले जाएगा तो Cl माइनस में टूटेगा तो क्या बन गया, 2NaCl बन गया। डू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कि अब देखो, अब Ba को 2 प्लस में तोड़ोगे तो ये किसके साथ स्वैप होके जाएगा, SO4 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BaSO4। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Na2SO4 दैट डिसोसिएट इनटू द Na प्लस एंड SO4 2 माइनस, एंड BaCl2 डिसोसिएट इनटू Ba2 प्लस 2Cl माइनस। ये आपस में क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, ठीक है। रीअरेंज अगर नहीं होंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, फिर क्या फायदा हुआ, है ना। SO4 यहाँ लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं, इसको जान लेना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बात वही है, AgNO3 है, NaNO3 जो है प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है, इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए हमेशा रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है, व्हाइट होता है AgCl, ठीक है ना। AgNO3, ये रिएक्शन किस में होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में। तो ये हो सकता है आपको MCQ में पूछ दे, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होता है, आयोनिक कंपाउंड में होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपाउंड को टूटना जरूरी है आयंस में, समझ में आ गया। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए कंपाउंड को टूटना जरूरी है आयंस में, इसलिए द रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन द आयनिक कंपाउंड। आयंस में टूटना होगा, नहीं तो, आयंस में टूटना होगा, मतलब आयंस में अगर टूटना होगा तो कंपाउंड कैसे होने चाहिए, कंपाउंड आयोनिक होने चाहिए। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वो ऐसे ही लिखे हुए थे, मतलब वो तो चला गया। आयंस में टूटना होगा तब जाके रिएक्शन होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल होगा, मतलब सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड होगा दूसरा बेस होगा, ठीक है। देखो, रिएक्शन इन विच द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ध्यान देना, हमेशा क्या मिलेगा तुमको, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा तुमको, हमेशा सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन हो तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है।
एसिड बेस का जब भी रिएक्शन होता है क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा, और उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सेम अमाउंट में अगर मिक्स करें HCl और NaOH को मिक्स करेंगे तो ध्यान देना HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। इसको पहले रफ में बना लोगे, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और NaOH टूटेगा किसमें, Na प्लस और माइनस। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, KOH वगैरह देख लेना, और रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करके लिखने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि आपको ये आदत हो जाए NaOH प्लस H2SO4 दैट गिव्स Na2SO4। अनबैलेंस्ड रिएक्शन थोड़ा अच्छा लगता नहीं है, ठीक है, अधूरा छोड़ने का चीज नहीं है रिएक्शन, है ना। देखो एंटासिड, एंटासिड एक फिनोमिना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस जो रहता है, जो क्या कहता है कि हमारे स्टमक में अगर पेन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या होता है कि एसिड बन जाता है, एसिड बन जाता है तो भी यूज एंटासिड, एंटासिड डालते हैं, जिसकी वजह से जो पेट दर्द है, पेट दर्द से हमको राहत मिलता है, फिर हम क्या होते हैं, हंसने लग जाते हैं। समझ में आ गया, तो ये एंटासिड है, ठीक है। एंटासिड, रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा आज देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, दूसरे होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ध्यान देना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बस याद रखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। दूसरा चीज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। आपको क्या याद रखना है कि एडिशन, एडिशन लपार्ट याद रखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जो नीचे जो लिखते हैं कि रिमूवल, रिमूवल लपार्ट, इसका उल्टा कर दोगे बात वही है। समझ में आ रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर रिडक्शन है तो यहाँ तो नहीं लिखोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये याद एक ही चीज रखो, ऐसा नहीं है मतलब दोनों को रटना शुरू कर दो। सिंपल सी बात है, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन से ही समझ में आ गया कि हमको ऑक्सीजन ऐड करना है। रिडक्शन में अगर ऑक्सीजन अगर ऐड कर दोगे, समझ में आ रहा है, तो टीचर मारेगा, ठीक है, मास्टर जी मारेंगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लें तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो, बस पहले यहाँ देखो, आगे जो लिखा, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्लियर है। कॉपर ऑक्साइड जो है CuO है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन देखो, सिंपल सिंपल सी बात है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। पहला केस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, दूसरा केस में ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिमूव होने वाले पार्ट क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड। समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन का दो पार्ट देखना, पहला चीज कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो देखो कि हाइड्रोजन निकला है कि नहीं, रिमूव हुआ है कि नहीं। रिडक्शन का दो पार्ट देखोगे, क्या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है रिडक्शन में, नहीं हुआ तो देखोगे ऑक्सीजन निकला है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। जी, उसके बाद है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते सब्सटेंस
which gives oxygen. The substance give oxygen for oxidation is called oxidizing agent. Substance which removes hydrogen is oxidizing agent. समझ में आ रहा है ना? कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन करने के लिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो दिया है कॉपर को ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हेयर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, वो देख लेना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का ऐसे ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऐसे ही डेफिनेशन है। सेकंड स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको समझ में आएगा और ज्यादा। यहाँ पे रिएक्शन देखो जरा, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन रिमूव किया, कॉपर, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसी तरह से जेड जो है ऑक्सीजन रिमूव किया है तो बना जेड तो भैया हो गया रिडक्शन। कॉपर ऑक्सीजन लिया है तो क्या बन गया? ऑक्सीडेशन होकर के CO बन गया। MnO2 जो है आपको ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो MnCl2 बन गया, ये रिडक्शन। HCl जो है यहाँ पे HCl जो है हाइड्रोजन को लॉस किया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ये सारे जो स्टेटमेंट है इसको एक एक बार देख लेना है कि ये जो रिएक्शन हो रहे हैं क्या हो रहा है इसमें। तीनों रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे आओ जरा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ध्यान देना। ये है ना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ये बोलता है ऑक्सीडेशन। कोई भी आप देखो कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसको रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो टॉप सीक्रेट चीज हम तुमको बता रहे हैं। क्या है टॉप सीक्रेट चीज? टॉप सीक्रेट चीज यहाँ पे है लियोजर। लियोजर क्या है, कोई बताओगे? लियोजर मतलब होता है, लियो मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा वो? ऑक्सीडेशन। डू you able to understand? gain of इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन। तो लियोजर याद रख लेना। समझ में आ गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ध्यान दो सब कोई बच्चा, जो सोया हुआ है वो सीधे बैठ जाओ पहले। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल से लॉस, ऑफ इलेक्ट्रॉन से ई, ऑक्सीडेशन लियो। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? GER। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। लियोजर 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 याद करो। समझ में आ गया? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया काम। मैग्नीशियम क्या किया? लॉस किया इलेक्ट्रॉन का भाई, लियोजर। तो हो गया ऑक्सीडेशन। सब देखोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन। ये सारे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, हो जाएंगे ऑक्सीडेशन। जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? बहुत सही। देखो सर, अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करोगे। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन को डिवाइड किए ABCDE में करके। ठीक है, आपको बताना है ए का, कैपिटल ए का आंसर, स्मॉल ए का, कैपिटल ए स्मॉल ए का आंसर क्या है, कैपिटल स्मॉल बी का आंसर क्या है सर। दूसरा चीज, यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन है, B 1 2 3 4 5 6 करके 10 क्वेश्चन है मिलेंगे।
फिर सी वाला पार्ट में भी 10 क्वेश्चन है। सी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 10 है 5 क्वेश्चन है। सी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो कि आपको एक आईआईटी का फाउंडेशन मतलब कि ओलंपियाड वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर डी वाले पार्ट में मैच द कॉलम है, ई वाले पार्ट में भी मैच द कॉलम है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सेवा समाप्त करते हैं। इसी के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।